मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैथ का जो सबसे गेस प्रश्न है, वैसे प्रश्न जो इस साल के पेपर में प्रथम और द्वितीय पाली में देखने को मिलेंगे, उस प्रश्न की हम लोग इस वीडियो क्लास के माध्यम से समझेंगे। तो मैथ है तो इसमें कुछ भी रटने वाला चीज नहीं होता है, एक एक चीज बारीकी से आपको सीखना होता है, समझना होता है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए, पेन कॉपी लेकर कभी भी क्लास को देखिए, एक एक प्रश्न को सीखिएगा, समझिएगा। क्योंकि अब मैं आपको नहीं कि सिर्फ कि निम्न में से कौन प्राकृत संख्या है, दो सम संख्याओं का क्या होगा मौसम, ये तो निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, ये तो आप तमाम प्रश्न सीख चुके हैं। क्या सिर्फ यही प्रश्न बनाकर आप 100 में 100 लाइएगा मैथ में? नहीं, मैथ के लेवल का प्रश्न, जिस लेवल का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा उस लेवल का प्रश्न। और आज के क्लास में जो भी प्रश्न आपको बताऊंगा, देखिएगा यहां से सीधे सीधे। मैथ में क्या होता है कि या तो ये प्रश्न सीधे सीधे उठाकर पूछ लेगा एग्जाम में यहीं से आज के क्लास से, या खूब करेगा तो जहां पे मान लीजिए हम लोग 7 लेकर सीख रहे हैं वहां पे 8 दे देगा। तो बनाने का मेथड सीखिएगा बारीकी से। चलिए शुरू करते हैं, पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइएगा। तो आप जानते हैं 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैथ में पूछा जाएगा, 50 आपको बनाना है, ओएमआर सीट पे 50 अंक दिया जाएगा। देख लीजिए, सब एग्जाम के लेवल का प्रश्न आपको दिखाई देगा। पहला ही प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न है जो इस साल के लिए संभावित है, ध्यान से सीखिएगा। कह रहे आपसे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से चीजें समझेंगे। सेक थीटा जो होता है वो अपने कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अच्छा, कोई आपसे पूछे cos थीटा बटा साइन थीटा क्या होगा, जल्दी से बताइए, एक एक ऑप्शन में समझा दे रहा हूं। तो cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा होता है। 1/sin थीटा बराबर क्या होता है सर, cosec थीटा होता है। साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक, अब एग्जाम में क्या करेगा, मान लीजिए यहां पे सेक हटा के पूछे कोसेक थीटा बराबर ऑप्शन सेम दे, कहेंगे सर ये होगा, मैं इसी 4 ऑप्शन क्लियर कर दिया। यहां पे पूछता कोट थीटा बराबर तो ये होगा, यहां पे पूछता टेन थीटा बराबर तो कहते ऑप्शन डी होगा। अब इससे हम लोगों ने कितना प्रश्न सीखा, 4 प्रश्न सीख लिया। अब इससे बाहर क्या प्रश्न आएगा, और यही सब प्रश्न इस साल पूछा जाने वाला है एग्जाम में। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए, ये एग्जाम के लेवल का प्रश्न है, ध्यान से सीखिएगा, नहीं तो यही प्रश्न प्रथम या द्वितीय पाली में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, या इसमें खूब करेगा ना तो इस 7 चेंज कर सकता है, यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी दे देगा। पहले मेथड सीखिए, मैथ है, रटने वाला कुछ नहीं, बस फार्मूला इसमें याद किया जाता है। कह रहा है आपसे कि 3 cos थीटा बराबर 2, ठीक है, इस पे बाद में आएंगे, पहले यहां से अपने को डाटा निकालना है। क्या प्रश्न में कहा सर, यहां पे समझेंगे कि 3 cos थीटा बराबर 2, तो मैं आपसे कहूं कि cos थीटा बराबर, आप कहेंगे सर 2/3, मतलब किसका मान दे दिया, तो cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण, अर्थात कि b बराबर 2 और h बराबर 3 प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न में दे दिया। अब आपको क्या मान पूछा है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, मतलब मान किसका पूछा है आपसे, 2 और सेक स्क्वायर, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, मतलब कि h/b का होल स्क्वायर, प्लस में 2 tan का मान मैं आपसे पूछूं तो p/b, मतलब लंब बटा में आधार का होल स्क्वायर, -7 का मान पूछा है। अब 2 तो हम लिख देंगे सर, h बटा में b, तो अभी ऊपर वाला में भी पूछा था, cos का उल्टा होता है सेक, तो ये 2/3 है, तो यहां पे लिख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में 2, p मालूम नहीं है, b तो मालूम है, b कितना है, 2 है, अच्छा -7। बिना p भरे कैसे मान निकालेंगे, तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय कि कुछ भी 2 भुजा समकोण त्रिभुज का दिया रहे तो तीसरा भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। बिल्कुल, आइए निकालते हैं। यहां पे b रहे, यहां पे h रहे, तो मैं आपसे p का मान पूछूं, आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, मतलब कि h स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। h हमारा 3 है सर, आधार हमारा 2 है, 3 का मतलब सर 9 और 2 का स्क्वायर का मतलब 4, मतलब 5, मतलब कि p भी मिल गया कितना, अंडर रूट में 5। 5 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यहां पे हम रख देंगे √5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से चीजें सीखिएगा, 3 का स्क्वायर है तो 9 होगा, 3 का स्क्वायर है तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है।
यहां पे देख लीजिए, मैं ऐसे एक लाइन लिख भी दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, क्लियर समझेंगे। 9 और 2 का हो गया 4, और यहां पे देखिए 2 और √5 का तो 5 ही होगा, और बटा में कितना है 2 और -7। क्यों 5 होगा? क्योंकि रूट से रूट गुना होकर भाग जाता है, तो माइनस में 7। अब चीजें आप स्पष्ट सीखिएगा। 2 से यहां पे कटाएंगे सर तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको जो है 2 से फिर ये भी 2 कैंसिल हो गया। ऊपर में कितना बचा 9/2, प्लस में क्या बचा अपना 5, माइनस में 7। अब यहां पे लघुत्तम ले लेते हैं हम लोग 2, तो 2। अच्छा यहां पे एक चीज और देखिएगा, हम लोगों ने क्या गलती किया कि यहां पे 2 है तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 ना होगा। 2 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा। आप समझ रहे हैं ना, मतलब जब इसका स्क्वायर हम लोग ये पूरा का ना, यहां पे देख रहे हैं पूरा का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये भी इसको कटाकर कितना मिलेगा 2, यानी यहां पे हमारा कितना बचेगा 5/2। अब हमारा 2 लघुत्तम हुआ 9 हो गया, और ऊपर हो गया 5, और यहां पे देखिए 7 दूनी में 14। ठीक है, आप समझ रहे हैं हम लोग क्या छोड़ दिए थे, 2 थोड़ा वो लिखेंगे पूरा का, जैसे यहां पे 3 का स्क्वायर किए 9, 2 का किए 4, तो यहां पे भी √5 का 5 होगा, तो यहां पे ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 2 क्यों 2 रह गया, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर था, यहां पे ब्रैकेट से बाहर था। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि 9 और 5 कितना होगा 14, और -14 बट्टा में 2, मतलब सर 0/2 मतलब 0। सही उत्तर कहां पे है, ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए पे सही उत्तर मिल गया। देखिए कितना शानदार सा प्रश्न था, ध्यान से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इधर साइड हो जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न है एग्जाम में पूछा जाने वाला, और ये 2 अंक में भी आ सकता है। ये इसी तरह आपको बनाना है। आंसर क्या मिल गया 0। हम लोग क्या किए हैं, फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि 3 cos थीटा बराबर 2 दिया था, तो cos थीटा बराबर 2/3 b/h, p हम लोग निकाल लिए, पाइथागोरस से √5 आ गया, बस सेक tan का फार्मूला याद था, मान बैठाकर गुना भाग कर दिए, आंसर आ गया। बस यही काम किए हैं, आगे बढ़ जाए, कोई डाउट नहीं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, फार्मूला जरूर रटते रहिएगा, मैथ में फार्मूला का ही सारा खेल है। तीसरा नंबर प्रश्न ही देखिए, कह रहा है आपसे कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नांकित में कौन सा सही है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, किसी घटना की प्रायिकता उसी तरह 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा अर्थात कि माइनस में नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो यहां से तो तमाम प्रश्न ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा बोआ टाइप प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन माइनस में होगा कहते हैं नहीं होगा, या 1 से ज्यादा रहता है 1.5 तो कहते हैं नहीं होगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो यहां पे किससे मैच कर रहा है सर, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, तो ये तमाम प्रश्न यहां से बनेंगे। ध्यान से सीखिएगा, इससे बाहर कुछ प्रश्न एग्जाम में आपको नहीं मिलने जा रहा है। करें कि इसके शून्यक कौन है, इसके जीरोज कौन है। 2 तरीका है। एक तरीका है कि जीरोज जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का वह वैल्यू होता है जो भी जिस भी चर में है, जैसे x चर में है तो x को हटाकर इसका मान पुट करें तो इसके पूरे मान को क्या कर दे 0, तभी तो इसका नाम पड़ा जीरोज। तो एक तरीका तो यह है, तो इतना कौन करेगा, 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, उसको चेक करते रहे। उस तरह जब आप जानते हैं गुणनखंड विधि या किसी भी विधि का प्रयोग करके निकाल लीजिए इसका शून्यक और आंसर भी डालेंगे। चलिए निकालते हैं। करें कि इसके शून्यक, और शून्यक निकालने से एक प्रश्न 2 अंक में फिक्स है, और 1 से अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में प्रथम और द्वितीय पाली के पेपर में रहेंगे। अब देखिए इसके शून्यक कौन से हैं, तो शून्यक निकालेंगे सर 3 को हम लोग तोड़ना है, x² यहां पे +x -3x में लिख दूं तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, और घटाएंगे तो माइनस ज्यादा है तो -2x, बिल्कुल -3 बराबर 0। या x कॉमन लेंगे सर, आप लोग भी सॉल्व करके बताइए क्या आपका उत्तर आ रहा है -3। x माइनस माइनस प्लस यहां पे 0, एक बाहर वाला एक भीतर वाला लेते हैं तो x -3 और x + 1 बराबर 0। या सर x बराबर -3 है तो 0 किधर जाएगा तो +3, +1 है तो -1, 3 और -1 ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इसीलिए आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ जाए, ये तो बोअर टाइप प्रश्न बोलेंगे था, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, दूसरा नंबर चैप्टर से, और हर एक चैप्टर से मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सिखा चुका हूं चैप्टर वाइज। अब अगला प्रश्न देखिए, ये सब एग्जाम के लेवल का प्रश्न।
करें किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट होता है। टेंजेंट का परिभाषा ही हम लोग पढ़ते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल और केवल मतलब कि सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करे। तो कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी, एक बिंदु पे। कितने बिंदु पे, एक बिंदु पे। रट जाएंगे ऑप्शन सी। यहां से तमाम प्रश्न पूछता है कि ये वृत्त है, इसके एक बिंदु पे स्पर्श करती है वृत्त, तो ये स्पर्श रेखा है, और जिस बिंदु पे स्पर्श करेगी वो स्पर्श बिंदु है। दो इस तरह दो बिंदु पे स्पर्श करे तो वो हो जाएगा आपका इसका छेदक रेखा, इसे हम लोग बोलते हैं कि ये वृत्त की छेदक रेखा है, एक से अधिक बिंदु पे स्पर्श कर रही है। और वृत्त के बाहरी बिंदु से, किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर। ए 8 है तो ए भी 8 होगा। तो यहां से खूब प्रश्न मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सीखिएगा। देखिए मैं बोला सारा प्रश्न आप देख रहे हैं ना एग्जाम के लेवल के, नहीं कि सिर्फ निम्न में से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। पता चला मैं 50 वही प्रश्न आपको करा दिया। एग्जाम में गए उससे प्रश्न मिलेगा, 2 ही प्रश्न मिला, वो तो मैं नहीं सिखाऊंगा तब भी आप बना देंगे। आप तो इतना प्रैक्टिस कर लिए परिमेय अपरिमेय, लेकिन ये सब चीजें सीखिए जो एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। करें कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण। इस साल के लिए ये सबसे संभावित प्रश्न है, कई बार पीछे पूछा जा चुका है ये प्रश्न। क्या कह रहा है आपसे कि एक उदग्र खंभे की लंबाई तो उसके भूमि की छाया की लंबाई समान है। जानते हैं 45 डिग्री tan 45 का मान 1 हो जाता है, तो कितना होता है 45 डिग्री। क्यों होता है सर, मैं समझा दूं आपको कॉन्सेप्ट। तो यहां पे क्या कह रहा है कि छाया की लंबाई और ये ऊंचाई ये x है मान लीजिए, तो ये दोनों x से समान है। तो ये कोण पूछा है तो tan थीटा बराबर p/b मतलब x बट्टा में x, या tan थीटा बराबर सर 1 मतलब कि 1 को हटाकर कितना लिख देंगे tan 45 का मान होता है 1, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45। तो ये रट जाइएगा, जब भी कहे कि छाया की लंबाई और ऊंचाई दोनों अगर बराबर हो, चाहे बीम हो उदग्र स्तंभ हो, तो आप कह देंगे 45 डिग्री पे मतलब की चीजें संभव है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, यहां पे देखिएगा, कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि साइन ए बराबर कॉस बी तो ए प्लस बी। कह रहा है कि साइन ए बराबर है कॉस बी। इसको सॉल्व करने का देखिए आसान सा ट्रिक है। कितना डिग्री का मान साइन और कॉस का बराबर होगा, कहेगा सर 45 पे साइन 45 से 1/√2 और कॉस 45 से 1/√2, मतलब ये भी 45 होगा ये भी 45, तो ये प्लस बी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। बहुआ टाइप प्रश्न हो गया कि नहीं, ऑप्शन सी। या दूसरा तरीका था कि इसको आप चेंज करते कि साइन को या कॉस को किसी को भी इसी को आप चेंज करते तो साइन 90 माइनस थीटा होता, ये कैंसिल हो जाता, इधर माइनस है तो प्लस में आकर, मतलब मैं दिखा भी दे रहा हूं, ऐसे भी आप बना सकते थे। देखिए जैसे साइन ए मैं रहने दे रहा हूं, कॉस को मैं चेंज करूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर बी या साइन से साइन कैंसिल, ए और माइनस हो जाकर प्लस बी बराबर 90। किसी भी मेथड से बनाइए आंसर तो वही आएगा, क्योंकि कोर थ्योरी का जो मैथ यूज होता है ना उससे आप आंसर निकालेंगे तो किसी मेथड का यूज करेंगे वही आंसर आएगा। या मैं जो तरीका बताया कि साइन ए और कॉस बी का मान 45 डिग्री पे, अगर ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल आप याद रखे होंगे और वो याद नहीं रखेंगे, याद करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलने जा रहा है, तो आप आसानी से बता सकते थे कि ये प्लस बी कितना होगा 90 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है आपसे, यहां पे देखिए कि इसके बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी निकाल देंगे। ऑब्जेक्टिव है, बार बार फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं। दूरी सूत्र आप जानते हैं क्या कहता है कि ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। दूरी सूत्र कहता है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में लिखिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, y2 अपना 3 है मैंने यहां पे लिख दिया, माइनस और ये भी माइनस, तो सीधे ऑब्जेक्टिव है मैं प्लस कर दे रहा हूं। इतना तो आप समझदार हो चुके हैं। 2 में से 4 जाएगा सर -2 का होल स्क्वायर, और यहां पे 3 1 4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 मतलब कि सर अंडर रूट में 20, और 20 का निकालेंगे 5 चौका में 20, 2√5, 2√5। ऑप्शन डी सही उत्तर है। किसका प्रयोग किए हैं, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से कोई भी दो बिंदु के बीच की हम लोग दूरी बता सकते हैं। कहां से प्रश्न था, निर्देशांक ज्यामिति से, और पूरा वो चैप्टर मैं आपको सिखा चुका हूं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सीरीज में। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए प्रश्न, इस पे खूब प्रश्न आएगा, एक से ज्यादा प्रश्न प्रथम पाली के पेपर में समझिए छप चुका है, और द्वितीय पाली के पेपर में ये प्रश्न ध्यान से समझिएगा। इसमें मैं एक और प्रश्न आगे कराऊंगा, पहले चीजें यहां पे समझिए।
करे दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना है, ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, और उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। करे दो बेलन है, दोनों की त्रिज्या का अनुपात, मतलब मान लेते हैं पहला जो बेलन है उसकी त्रिज्या कितना मान ले, आर है, त्रिज्या है तो आर मान लेते हैं। तो पहला बेलन का त्रिज्या R1, क्यों, क्योंकि पहला बेलन है, दूसरा बेलन की त्रिज्या R2। अच्छा, पहला बेलन का ऊंचाई उसी तरह H1 हाइट और दूसरा का H2, मतलब R1 अनुपात R2 और H1 अनुपात H2 दिया है। अब उनके अनुपात पूछ रहा है, तो बेलन का किसका अनुपात, आयतन का। तो बेलन का आयतन फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल फॉर्मूला जरूर रट के रखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा हमारा बेलन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक, अब पहला बेलन का त्रिज्या R1 है, तो पहला का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1 और दूसरा का पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर R1, तो R1 कितना है, एक का स्क्वायर, H1 कितना है सर, 5 है। अच्छा, R2 कितना है, 2 का स्क्वायर, H2 कितना है, 3 है। समझ रहे हैं ना, ऊपर मान दिया था। अब यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 5 का करेंगे तो 5, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई में 12, 5 अनुपात में 12। कहां पे है, ऑप्शन सी पे। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और एक बहुआ टाइप फार्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, बस। और इस पे प्रश्न नहीं आए ऐसे, इस टाइप का ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए खूब प्रश्न इस पे मिलेगा। समझ चुके हैं चीजें, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी है, इसलिए बोला आज के क्लास में वही प्रश्न बता रहा हूं जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है प्रश्न कि यदि इतना तथा इतना के माध्य 7 हैं तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब एक्स का मान बताइए। माध्य कैसे कह दिया 7 है, माध्य कैसे निकाला, औसत एवरेज निकाला, मतलब जितना आंकड़ा दिया था उसको जोड़ा और जितना टोटल संख्या उससे भाग देकर इसने बता दिया कि x का मान 7 है। मतलब मैं कहूं कि इसका माध्य 7 है, मतलब ये क्या कहना चाहता है आपसे कि 1 + 4 + x + 5 + 12 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 7 है। यही तो ये बात कह रहा है, माध्य 7 है। अब इसको जोड़ देंगे सर, तो जोड़ेंगे तो x को मैं साइड में रख रहा हूं, 4 1 5 5 10 और 12 में 22, और ये भाग में है तो इधर गुना में, या x बराबर सर तो 35 माइनस में 22 बराबर हमारा 13, 5 में से 2 बिल्कुल 13, तो इसका सही उत्तर हो गया x का मान 13, ऑप्शन सी सही उत्तर है। समझ गए, माध्य जब भी पूछे तो समझिए औसत निकालने के लिए पूछ रहा है। अब उससे x का मान पूछ दे, सीधे माध्य पूछते, कुछ भी पूछे आप अब आंसर बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सीखते चलिएगा। अब देखिए ये भी प्रश्न कितना आसान सा है। कह रहा है कि इसका बहुलक बताइए। बहुलक क्या होता है, तो जैसे माध्य सांख्यिकी में औसत होता है, औसत मान होता है, उसी तरह अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक जो होगा जिसकी बारंबारता अधिक हो, जो मतलब अधिक बार आया हो। तो कौन सबसे अधिक बार आया है देखकर आप बताइए। कभी भी क्लास को देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना 11 और आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा सही उत्तर। सही विद्यार्थी बताएंगे, जल्दी से आपके कमेंट का इंतजार है। कभी भी क्लास को देखें, ये तो प्रश्न आपको खुद से लगाना चाहिए। तो देखिएगा सर बारंबारता मतलब कौन अधिक बार आया है, तो कहेंगे सर 2 मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक बार आया, बाकी कोई नहीं है जो इतना बार ही आया है, तो ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रश्न यहां पे था, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए मूड बताइए, तो 2 अधिक बार आया था तो 2 हो गया। चलेंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे है प्रश्न, क्या कह रहा है आपसे कि यदि संख्याएं इतना इतना तथा इतना समांतर श्रेणी में है, आर इन एपी, मतलब एपी में है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान बताइए। अब ये एपी में है, मतलब मान लीजिए एपी का पहला पद है A1, ये सर अपना A2, ये सर अपना A3 है, बिल्कुल। तो ये क्यों कह रहा है एपी में, मतलब क्या कहना चाहता है आपसे इनडायरेक्ट रूप से कि देखिए ध्यान से, इस प्रश्न का जो सार बनतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है, बराबर है, तभी तो एपी में है। कोई भी संख्या, कोई भी श्रेणी एपी में कब होता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस मतलब कि सार बनतर बराबर हो। तो इसका सार बनतर बराबर है, बस आपको क्लू दे दिया, आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सार बनतर बराबर है, एपी में है, मतलब सर A2 - A1 बराबर है A3 - A2, तभी तो एपी में है, बस प्रश्न बन गया।
a2 हमारा है 3x प्लस 2 और माइनस, और ब्रैकेट में मैं यहीं पे तोड़ के लिख दे रहा हूं 2x, और a माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये बराबर है a3 मतलब 6x माइनस 1, और यहां पे माइनस a2 तो माइनस यहां पे करेंगे तो 3x और माइनस प्लस इसको कर देगा माइनस। ठीक है, मैंने यहीं पे ब्रैकेट तोड़ दिया। अब यहां पे देखें हम लोग तो 3x और 2x जाएगा तो 1x बचेगा और यहां पे 3 बचेगा। यहां पे 6 में से 3 जाएगा तो 3x बचेगा और यहां पे माइनस 3 बचेगा। चलिए x वाला एक साइड करते तो 3x और x कूद कर चला गया इधर तो माइनस में आएगा, और ये 3 इधर रहा तो ये माइनस 3 इधर कूद कर आएगा तो ये प्लस में हो गया। अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं 3x में से एक x घटा लेंगे सर 2x बराबर 3 3 6, या x बराबर सर 6 बटा में 2 मतलब कि 3। x का मान कितना है 3 है, ऑप्शन। और इस पे भी प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस पे प्रश्न नहीं है। हो सकता है सेम प्रश्न पूछ ले, या एग्जाम में हो सकता है 2 के जगह पर 4 या 4 के जगह पर 5 दे, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम है। देख लीजिए एक बार ध्यान से किस तरह बना है। जब भी पूछे कि दे प्रश्न कोई भी संख्या का सीरीज की एपी में है और एक्स वाई जेड जो मान पूछे ए बी सी डी कुछ भी, तो समझ जाइए वो क्या कहना चाहता है, आपको क्या बतला रहा है कि कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का बराबर है। कॉमन डिफरेंस का सूत्र लगाइए और आंसर निकाल दीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े अगला प्रश्न। ध्यान से सीखते समझते चलिएगा, मैथ है आसानी से सीख लेंगे। मैथ में 100 में 100 आपका आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अंक नहीं कटता है। क्योंकि इसमें क्या है कि एग्जामिनर जैसे और सब सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्टिव तो सबका बिल्कुल समान है। OMR शीट आप कलर कीजिए, कहां से ऑब्जेक्टिव बनाए कोई मतलब नहीं, किस मेथड से बनाए, आंसर चेक होगा, कंप्यूटराइज मशीन आपको पूरा अंक देगा। सब्जेक्टिव में भी इसमें काफी स्कोर आप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सब जो प्रश्न हम लोग सीख रहे हैं सब्जेक्टिव में भी यही आएगा, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव की खासियत क्या होता है कि इसमें जो है आपका अंक वगैरह जैसे और सब विषय में लिखिएगा तो लैंग्वेज पे क्या आप गलती लिखे क्या, उसमें तमाम अंक मतलब कि कटता है, उत्तर को कैसे सजाए हैं, पिक्चर बनाए कि नहीं, ये सब चीजें। और इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका राइटिंग वगैरह भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप आंसर सही से निकाल रहे हैं तो आपका पूरा अंक मिलता है। तो इसीलिए मैथ का कुछ सब पॉजिटिव बात भी है, सिर्फ निगेटिव इसमें नहीं है। हाँ, फॉर्मूला वगैरह रट के रखना पड़ेगा। करें द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान। अब इसमें कह रहा है कि मूल बराबर है, मतलब ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चौथा चैप्टर है, मूल बराबर है। अब याद कीजिए क्या कहना चाहता है, ये आपसे ये कहना चाहता है कि मूल बराबर कब होता है, ये सोचिए। तो मूल बराबर होता है जब किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्तर विवेचक डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो मूल बराबर मतलब वास्तविक और समान होते हैं, बराबर होते हैं। डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल जो होंगे वास्तविक और समान, और 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं। मतलब ये कह दिया मूल बराबर है, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनांट बराबर 0 है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। बस प्रश्न बन गया। अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी क्या होता है, तो x का जो गुणांक हो, मतलब x के जो पहले हो, और ये क्या होता है जो एक्स स्क्वायर के पहले हो, c जो कांस्टेंट हो बराबर 0। अब ध्यान से देखेंगे तो 4 चौका में 16, और ये माइनस है तो इधर आकर हो गया प्लस। यहाँ पे c कितना था हमारा 3 था, 3 मैं मान यहाँ पे रख दे रहा हूं, तो 4 तिहाई में 12p, या सर p बराबर 16 बट्टा में 12। कटा देंगे 4 से 4 मर्त में, और ये भी 4 से कटा देंगे 3 मर्त में, मतलब 4 बट्टा में 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। देख लीजिए, ध्यान से चीजें समझ लीजिएगा, कितना आसान सा प्रश्न था। बस जब भी पूछ कहे कि मतलब कि इसका मूल जो है इसका बराबर है, तो समझिए यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, यूज कीजिएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आसानी से निकलेगा, प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा आ गया, जो प्रश्न आप खोज रहे थे। तो 2 लगातार, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, लेकिन शर्त क्या है, लगातार लेना, यानी कि एक लिए 50 ले लिए, 2 लिए 16 ले लिए, ऐसे नहीं, कोई भी लगातार। जैसे मान लीजिए 1 लेंगे तो 2 लेंगे, 100 लेंगे तो 101 लेंगे, ये लगातार हुआ, तो ये दोनों का मौसा कितना होगा, 1 होगा। तो कोई भी 2 लगातार संख्या का HCF मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। ये चीजें रट कर रखेंगे। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा पूछता तब 2 होता। ठीक, आगे बढ़े, अगला प्रश्न। कह रहा है प्रश्न कि मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु से डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, मूल बिंदु से दूरी का,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए निकालते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए आप लोग भी बनाकर क्या आपका आंसर आ रहा है। तो x के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहां पे y के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 रूट में 13, ऑप्शन सी 15 का सही उत्तर बन गया। आसानी से आपका भी आ गया अंडर रूट 13, बिल्कुल सही। यहां पे भी देख लीजिए वहीं था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द ओरिजिन तो अंडर रूट 13। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे ए रहा। इसमें क्या है कि सारा खेल ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू का है। ट्राइगोनोमेट्री टेबल जो होता है वो अगर आप मान याद किए होंगे तो आसानी से मान रखिए और आंसर निकालिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, मान हम लोग निकालते हैं। tan 30 कितना होता है, कहेंगे सर 1 में रूट 3। अच्छा sin 30 कितना होता है, 1 में 2। cot 60 तो tan 30 और cot 60 बराबर ही होगा, 1 में रूट 3। cosec 30 कितना होगा, तो cosec 30 साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। बस हो गया, इतना सा प्रश्न था। 2 से 2 कैंसिल, 1 में रूट से रूट में गुना करेंगे, रूट गायब, मतलब सर 3। कितना आसान प्रश्न था, देख रहे थे ना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 16 नंबर प्रश्न का। देख लीजिए, बस ये सब मान था। तो ट्राइगोनोमेट्री टेबल है, साइन 30 का मान, साइन 0 का मान, कॉट 60 का मान, ये सब चीजें रट कर रखिएगा। कितना आसानी से प्रश्न, सबसे आसान तो यही मिला अभी तक जितना बना रहे थे, आसानी से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ये सब शानदार शानदार प्रश्न मैं लेकर आया हूं आपके लिए। देखिए ये प्रश्न, देखिए कितना शानदार है। कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन। इस प्रश्न को बनाने के लिए 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला फार्मूला क्या कहता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिस विद्यार्थी को मालूम है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका फार्मूला होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 6a²। क्या होता है, 6a²। मैं आपसे कहूं कि घन का आयतन, दूसरा फार्मूला जल्दी से बताएंगे सब लोग, कमेंट कीजिए क्या इसका फार्मूला होता है। घन का आयतन मैं आपसे कहूं तो a³ क्या होता है, a³। अब आपसे क्या कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6a² दिया है 216, या a² बराबर सर 216/6, मतलब कि a बराबर सर, तो यहां पे अंडर रूट 6 से कटाएंगे, 6 त्रिका में 18, 3 6 चचा 1 36, या a बराबर 6, मतलब a आ गया, a का मान घन का किनारा आ गया 6। अब आपसे कह रहा तो इसका आयतन, ठीक है, इसका वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम इज, तो आयतन कितना होता है, a³ मतलब सर 6 का होल क्यू, मतलब फिर अपना 216 आ जाएगा। 6 1 36 और फिर 6 से गुना करेंगे 216, और ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो कहां पे है, ऑप्शन डी पे। देखिए जितना इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था उतना ही आपका आ गया इसका आयतन। मतलब यहां से एक चीज आप दिमाग में सेट कर सकते हैं कि अगर किसी घन का किनारा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का मान समान होता है। जैसे त्रिकोणमिति में पढ़े थे हाइट डिस्टेंस का जो एक प्रश्न था कि अगर मीनार की ऊंचाई, अगर मतलब कि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा। तो इस पे तमाम प्रश्न आएगा, समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए कौन नहीं है मतलब 3 इसमें होगा, एक नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होना चाहिए, जहां a बराबर नहीं है 0, मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता है। चलिए बैठा कर देखते हैं। यहां पे देखिए x² है, इधर आएगा तो 2x² में से 1x² घटेगा तभी x² बचेगा, तो ये है। लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे भी चेक करते हैं तो x³ है, लेकिन इधर भी q करेंगे तो x³ इसमें भी मिलेगा, एक कट जाएगा तो इसमें भी सिर्फ x² ही बचेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। पूछा है कौन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहां पे देखें तो यहां पे भी x² है, यहां पे 3x² घटेबो करेंगे तो वो 2x² बच जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ऑप्शन पूछा है कौन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया, यही सही उत्तर है। क्यों है सर, आइए देखते हैं। यहां पे 2x² है, यहां पे √2x का जब स्क्वायर करेंगे तो √2 से √2 में गुना होकर 2 भाग कर इधर भी 2x² बचेगा, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इसमें x² बचेगा ही नहीं। और कॉन्सेप्ट कहता है कि ax² मतलब a0 मतलब a0 नहीं हो सकता है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है।
क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ जाएं, ऑप्शन डी सही उत्तर था। आज सिर्फ आपको मैं वही प्रश्न बता रहा हूं जो शानदार शानदार लेवल का प्रश्न है और जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यही प्रश्न देखिए कितना शानदार सा प्रश्न था। इसका एक बौआ टाइप प्रश्न ऊपर था, उससे थोड़ा सा ये बड़ा हो चुका है, ध्यान से समझिएगा। करे समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यह आपसे कहा कि समान ऊंचाई मतलब दो बेलन है, उसका पहला का ऊंचाई भी h है, दूसरा का भी h है, ऊंचाई में नो कॉम्प्रोमाइज, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो समझ गए, ये कॉन्सेप्ट पहला मिल गया कि समान ऊंचाई मतलब पहला का भी ऊंचाई h, दूसरा का भी ऊंचाई h, पहला का 2 तो दूसरा का भी 2, एक क्लियर हो गया। अच्छा, आयतन मतलब अब त्रिज्या भी क्या समान है? नहीं है, क्योंकि थोड़ा वो कहा है तो हमको निकालना पड़ेगा आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है? क्या होता है? अभी ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल, तो क्या कर रहा है कि दो बेलन का आयतन मतलब पाई R1 स्क्वायर एच, पहला का एच तो एच ही रहेगा क्योंकि दोनों का समान है, और दूसरा का पाई R2 स्क्वायर एच का अनुपात 9:16 है, प्रश्न में दिया है। इतना आप समझ गए, प्रश्न समझ गए। पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, अर्थात कि सर R1 स्क्वायर अनुपात R2 स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। तो मैं आपसे कहूं कि R1 अनुपात R2 बताइए, कहेंगे सर 3:4 होगा। बिल्कुल होगा, स्क्वायर से स्क्वायर गायब हो गया, निकल गया R1 अनुपात R2। अब चलिए क्या प्रश्न में पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अनुपात 2 पाई आर एच। तो यहां पे R1H, यहां पे R2H, ऊंचाई तो दोनों का सेम है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, मतलब आपसे क्या पूछ लिया घुमा फिरा कर, R1 अनुपात R2 जो आपने यहां पे निकाला था 3:4 कहां पे है? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए 19 का सही उत्तर है। देख लीजिए चीजें, इतना शानदार प्रश्न था, लेकिन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच अगर आप रटे हैं और थोड़ा सा दिमाग तो आप लगा ही सकते हैं, 10th के विद्यार्थी इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, ये सब प्रश्न है एग्जाम में जो पूछा जाएगा, देखिएगा ये प्रश्न पेपर में आने जा रहा है, वही प्रश्न है इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे समझते हैं, सीखते हैं, ध्यान से सीखिएगा। कर आपसे कि यदि P इतना और इतना में शामिल है, और यहां पे आगे की तरफ थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं कि आपको दिखाई दे प्रश्न। चलिए क्या कह रहा है कि P जो है बिंदु इतना के रेखाखंड में मध्य बिंदु, मतलब ये जो है इसका मध्य बिंदु है, तो y का मान यहां पे समझिए पिक्चर से, ये हमारा है रेखाखंड AB, ए का मान दिया है सर 6 और 5, ठीक है, निर्देशांक दिया है 4 और y दिया है, इसका मध्य बिंदु P है और इसका निर्देशांक दे रहा है कितना 5 और 6, ठीक, और इसका 6 5 है 4 y, बिल्कुल सही। अब कह रहा है कि y का मान बताइए, जो y वहां पे उसका क्या मान होगा, आप सोचिए, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम लोग, क्योंकि सर बहुआ टाइप फार्मूला है, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, बिल्कुल सही। अब ये 5 क्यों लिखा, क्योंकि इसने क्या किया था कि x1 मतलब हमारा 6 और x2 मतलब 4 को जोड़ा, 6 4 10, x1 + x2 किया और उसमें 2 से भाग दे दिया, मतलब कि 2 से भाग दिया तो हो गया 10 में 2 से भाग देंगे तो 5। अब इसी तरह 6 कहां से लिखा सर, तो ये 6 क्या किया था, y1 मतलब ये 5 और y2 मतलब मैं अपना y जोड़ा था और 2 से भाग दिया था, बस हो गया, हमारा बन गया प्रश्न। अब यहां पे इसको मैं इस साइड बना दूं तो 2 में 6 से गुना कर दूं सर 12, 5 + y, या सर जी y बराबर 12 - 5 बराबर 7, कहां पे है, ऑप्शन बी पे जरूर रहेगा, ऑप्शन में ऑप्शन बी सही उत्तर है। देख लीजिए एक बार, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा आप चीजें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जब एक क्लास खत्म होगा ना तो इसको आप मतलब वीडियो के रूप में अवेलेबल रहेगा, तो जो भी प्रश्न पर डाउट होगा एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ कर आपने जितना हो सकता है उतना मैं इसको आसान करके सिखा रहा हूं आपको। कर इसके अद्वितीय हल है, देखिए अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म,
में प्रश्न चला गया। अद्वितीय हल कब होता है, क्या कंडीशन होना चाहिए, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ठीक, आइए देखते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये कहां से हमने लिख दिया सर, तो ये प्रश्न में कहा है कि आप यही कॉन्सेप्ट से प्रश्न को बनाइए, क्योंकि इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब a1 क्या है, तो ये अपना समीकरण 1 है, ये अपना समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में जो x के गुणांक है पहले है वो a1 कुछ नहीं है मतलब 1 है, जो समीकरण 2 में x का गुणांक है यहां पे 3 है, बराबर नहीं है b1, तो जो यहां पे y का गुणांक है क्या है, 2 है, नहीं -2 है, और जो यहां पे y का गुणांक है कितना है, k है। ठीक, अब देखिए तिरछा तिरछी गुणा करने पे क्या दिखाई दे रहा है, k बराबर नहीं है -6, यहां पे k चला गया, यहां पे -6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कितना मतलब कि आसान आसान प्रश्न है, बस कॉन्सेप्ट याद किए होंगे, फार्मूला वगैरह, और ये चीज आप सीख ही रहे यहाँ पे कि इस फार्मूला का कहां पे यूज करना है। देखिए ध्यान आपका क्लास में होगा, तो इस प्रश्न का तो आप देखते देखते उत्तर कमेंट कर देंगे, क्या होगा सही उत्तर। कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर 10 ही होगा, 10 ही होगा सर, ऑप्शन डी। अभी ऊपर कितना कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आइए फिर से मैं रिवाइज करा दूं। कह रहा है आपसे कि मीनार की ऊंचाई 10 है, ए सर 45 डिग्री है, तो ए कितना है, मान ले रहे हैं x है, tan का यूज कर देंगे सर, tan 45 बराबर p बाई बी, मतलब 10 बट्टा में x, या 45 का मान 1 बराबर 10 बट्टा में x, या x बराबर 10, मतलब इसका जितना मतलब कि जो पूछा था छाया की लंबाई वो भी 10। तो ये तो ऊपर भी सीखे थे हम लोग, जब भी 45 डिग्री रहे तो दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर रहे तो 45 डिग्री होगा। ये तो दोनों एक दूसरे का मतलब समझ सकते हैं, जैसे पाइथागोरस उसका विलोम है वैसे ही ये है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो द रेडियस ऑफ द सर्किल, वृत्त की त्रिज्या है। ये प्रश्न सीखिए ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है, पिक्चर के माध्यम से सीखिएगा, पेन कॉपी लेकर एक एक चीज सीखिए। कह रहा है एक वृत्त है, ठीक, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर ए बिंदु से खींची गई, यहां से 5 सेंटीमीटर दूर ए बिंदु है, कितना दूर है सर, 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिए, मैंने यहां पे टच करना चाहिए, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या, ये ओ केंद्र है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पी मान ले रहा हूं मैं, तो यहां पे आप जानते हैं त्रिज्या जो होता है इस पे लंब होता है, लंब के सामने एक कर्ण है, मतलब यहां पे जो है OA स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस बन गया। या OA का मान कितना है 5 है, और OP कितना है तो निकालना है, वृत्त की त्रिज्या है तो मैं R मान ले रहा हूं कि कितना है R है, AP कितना है सर 4 है। आइए इधर अब देखिएगा यहां पे 5 का स्क्वायर 25 और -16, ये +16 था तो इधर आकर -16 स्क्वायर मैं कर रहा हूं बराबर R स्क्वायर, या R बराबर √25 में से 16 घटाएंगे तो 16 9 25 मतलब 3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या हम लोग इसमें यूज किए हैं कि ये तो पूरा पिक्चर कहां से बनाए, प्रश्न में कह रहा था वही पिक्चर बना दिए, और इसमें कॉन्सेप्ट जो हर एक क्लास में बताता हूं कि वृत्त से जो भी स्पर्श रेखा जाता है उसके त्रिज्या से जाने मतलब जिस त्रिज्या से गुजरेगा उस पर लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और 90 के सामने वाला भुजा कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिए, निकल गया, बस कुछ नहीं है। इसमें एक 2 अंकीय प्रश्न मिलेगा आपको, ये नोट कर लीजिए, मिलेगा ही मिलेगा। बस यहाँ पे जो है ना, हो सकता है यही पूछ दे या हो सकता है 5 की जगह पर 7 12 पूछते, कुछ भी अंक चेंज कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे प्रायिकता से शानदार प्रश्न, इस साल के लिए संभावित प्रश्न देखिए। कह रहा है कि 2 पासों की एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो मैं आपसे कहूं कि 2 पासा को उछालने पर कुल संभावित परिणाम, इतने तरह के कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं 2 पासा को उछालेंगे।
कहेंगे सर एक पासा को 6, दूसरा को उछालिए 6 मतलब 36। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। अब कह रहा है कि एक ही संख्या, मतलब आपसे कहूं कि एक ही संख्या मतलब दोनों के मतलब ई के अनुकूल, आप समझ जाइए, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं। एक ही संख्या आने की कितना संभावित परिणाम है, तो एक ही संख्या क्या क्या आ सकता है सर, 1 1 आ सकता है, 2 2 हो सकता है, दोनों पासा पे आ जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी है 3 3 आ जाए, हो सकता है 4 4 आ जाए, हो सकता है 5 5 आ जाए, हो सकता है 6 6 आ जाए। मतलब कितना परिणाम की संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ई के अनुकूल परिणाम की संख्या 6। तो प्रायिकता क्या कहता है, ई के अनुकूल और बट्टा में कुल परिणाम की संख्या, कटाएंगे सर 1 बट्टा में 6। ऑप्शन बी सही उत्तर है। समझ गए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। देख लीजिए ध्यान से, 2 पासा को फेंकेंगे, कुल परिणाम 36 फिक्स है। अच्छा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आपका ई का अनुकूल दोनों पे एक ही संख्या, तो यही परिणाम संभावित है, तो बस हो गया। परिकता क्या कहता है, ई का अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है, Which term of the AP is 0। तो मान ले रहे हैं कि इस AP का nवां पद, मतलब कि n नंबर पे वो पद आएगा जो 0 होगा। ठीक है, nवां पद का मतलब क्या होता है सर, an 0 होगा, हमने माना। मतलब कि हम क्या कहना चाहते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 है। अब a कहां से आएगा सर, तो AP का प्रथम पद यहां पे देखिए 21, n तो निकालना है। अच्छा, डी सर तो कोई भी दो, अभी ऊपर सीख रहे थे सार मंत्र ऐसे घटाते हैं, तो 18 में से 21 घटाएंगे तभी आपका -3, या यहां से 15 में से घटाएंगे तब भी -3। अब देखिए n माइनस 1 बराबर ये 21 है, प्लस में इधर आकर हो गया -21, ये -3 है, गुना में तो इधर भाग में, ये यहाँ पे कट के हो गया 7, या n बराबर सर 7 और माइनस है तो +1 मतलब 8। हमने क्या माना था कि nवां पद इसका 0 है, मतलब 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। एग्जाम में डाउट लगे कि हो सकता है कि गुना भाग में गलती तो नहीं कर दी है, कैसे चेक करेंगे आंसर, तो 8वां पद निकाल लेंगे एपी का, ये 7 निकालेंगे, 8वां पद क्या होगा आपका a प्लस 7d होता है कि नहीं, a 21 है, 7 अपना 7 है, d माइनस 3 निकाले थे हम लोग, तो 21 माइनस में 21 बराबर 0। देखिए आ गया कि नहीं 8वां पद 0। तो ऐसा आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। ऐसे आप जब यहाँ पे इतना अच्छा से क्लास में समझ रहे हैं तो आपसे एग्जाम में गलत नहीं होगा। करे प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक जिसे कोटि कहते हैं, y अक्ष से दूरी उसका x निर्देशांक जिसे भुज कहते हैं, भुज कोटि से प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल, मतलब कि इसके मान लीजिए शून्यक 2 है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा है सी बट्टा में, अल्फा इंटू बीटा। अब सी ये तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, द्विघात बहुपद के रूप में है नहीं, तो लिख दे रहे हैं 2 माइनस एक्स, तो इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। अब सी क्या होता है सर, तो जो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कितना है 2, ए क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -1 है, भाग दे दीजिए -2। कहां पे है -2, ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे कि इसमें कौन श्रेणी समांतर श्रेणी में है, मतलब कौन एपी में है, तो एपी में कब होगा, जब उसका सार अंतर बराबर हो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी दो पद घटा लेंगे, a2 - a1 a3 - a2, इस तरह घटा घटा कर चेक करेंगे। ए घटाकर चेक करें, कभी संभव है, नहीं होगा संभव। ए भी देख लीजिए नहीं है, ए भी देख रहे नहीं है, लेकिन ए है, क्योंकि 2 और √8 का मतलब कितना होता है 2 √2, तो घटाएंगे √2, 3 √2, 4 √2, तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आज मैं आपको 28 प्रश्न, अगर आप खुद से बनाए होंगे तो बताइएगा कितना आपका 28 में से सही हुआ। वैसा प्रश्न मैं आपको पूरा इन डिटेल सिखाया समझाया जो इस साल के पेपर में देखने को मिलेगा। किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो फिर से क्लासेस रिवर्स करके देख जरूर लीजिएगा और सीख लीजिएगा, कॉपी में 1-2 बार लिख कर अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे आप इसी तरह किस सब्जेक्ट का क्लास आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।